तो अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे रोम्बस के बारे में, साथ ही हम इसी वीडियो में देख लेंगे काइट शेप के बारे में, क्योंकि काइट शेप भी रोम्बस से रिलेट करता है। तो रोम्बस के बारे में हम जानने के लिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रोम्बस, ठीक है। एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल पर हम बात करें तो A, B, C और ये D होता है। ये हॉरिजॉन्टल साइड इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, AB भी इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, AD इसके विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, BC इसके विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतनी चीजें हमको एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले से पता होती है। बट ये रोम्बस है, तो इस रोम्बस में क्या खास बात होगी? इस रोम्बस की अगर हम बात करें तो इट इज लुकिंग लाइक अ सेम इज दैट ऑफ पैरेललोग्राम, बट डिफरेंस इज दैट इन दिस क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड इक्वल होंगे। ये दिखता कैसे? पैरेललोग्राम की तरह ही दिखेगा, लेकिन इसके सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट पैरेललोग्राम में लेंथ इक्वल होते हैं और विड्थ इक्वल होते हैं, बट लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होते हैं। इस तरह से हमने देखा था ना पैरेललोग्राम को, ये ठीक है, लेंथ तो इक्वल होते हैं बट लेंथ विड्थ इक्वल नहीं होते हैं। ये है पैरेललोग्राम के बारे में। बट अगर हम बात करें रोम्बस के बारे में तो इसमें क्या खास बात है? ये भी इसी तरह दिख रहा है। ऐसा दिख क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल है यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये भी पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि इनके सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन स्क्वायर से करना चाहें तो स्क्वायर जैसा भी बन सकता है। कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर का जो साइड है 90 डिग्री हो जाए तो ये कैसे हो जाएगा? देखो, ये इस तरह से हो जाएगा। अगर ये साइड इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा स्क्वायर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के भी सभी साइड इक्वल होते हैं और इसके भी सभी साइड क्या इक्वल है। तो ये ना तो स्क्वायर है और ना ही पैरेललोग्राम है, बट दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा? पहली प्रॉपर्टी कि इसके सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी रोम्बस की। क्लियर है? दूसरी खास बात कि इसके दो कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। मतलब consecutive sides are not perpendicular. क्लियर है? अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है डायगोनल से, ये है डायगोनल DB, ये है डायगोनल AC। ठीक है, तो इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। AC विल नॉट इक्वल BD। क्यों? अगर ये इक्वल हो गया तब तो फ्री स्क्वायर बन जाएगा, तो इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। बट यहां पर का जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। मतलब डायगोनल, ये है डायगोनल, लेट सपोज ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल है D2। दोनों अनइक्वल हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? तो ये रोम्बस के बारे में तीन खास बातें हैं। पहली खास बात कि इनके सभी साइड इक्वल होते हैं। दूसरी खास बात कि इनके दो कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तीसरा, इनके डायगोनल्स अनइक्वल होंगे बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? और यही जो परपेंडिकुलर डायगोनल है एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। बट इससे पहले हम यहीं से रिलेट कर लेते हैं काइट शेप को। ठीक है, काइट शेप के बारे में ज़्यादा हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
काइट शेप, काइट शेप ये एक काइट की तरह दिखता है कुछ इस तरह से। ये है इनके डायगोनल्स, ठीक है। लेट सपोज ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो इस काइट शेप में खास बात क्या होती है कि इनके दो यहाँ पे कंसेक्यूटिव साइड ए बी और ए सी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड यहाँ पर के नीचे साइड के दोनों ही साइड इक्वल होंगे, बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये इस काइट शेप की खास बात होती है। यहाँ पे दोनों डायगोनल इक्वल अनइक्वल होते हैं, तो लेट सपोज इस डायगोनल को मैं D1 एज्यूम कर लेता हूँ और ये वाले डायगोनल को D2 एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी डायगोनल क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करते हैं, 90 कट करते हैं। तो लगभग परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है, डायगोनल के परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट है रोम्बस की तरह है, इसी वजह से इसका भी एरिया सेम होगा जैसे रोम्बस का होगा। क्लियर है? तो चलिए मेजरमेंट की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया। तो ये जो एरिया है ये यहां डिफाइन होता है डायगोनल्स के टर्म्स में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एरिया इज डिफाइंड एज दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया A इक्वल्स टू हो जाएगा, डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए D1 इंटू D2 अपॉन 2। ये है एरिया ऑफ रोम्बस एज वेल एज काइट शेप, ठीक है। दोनों ही टाइप का, ये हमारा फिफ्थ टाइप काइट शेप। तो काइट शेप और रोम्बस दोनों का एरिया क्या होगा? डायगोनल D1 इंटू D2 अपॉन 2। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया। दूसरी चीज़ें, अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहें तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना तो हमको आता है ना। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? सभी साइड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर P इक्वल टू सभी साइड को ऐड कर दो। तो अगर रोम्बस की बात करें या किसी की बात करें तो मैं नॉर्मल लिख देता हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सभी साइड को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? सेकंड पेरीमीटर, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें हमको रोम्बस और काइट शेप के बारे में जानना चाहिए था। अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अभी हमने रोम्बस और काइट शेप दोनों का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर रहा हूं मैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग लेंथ ऑफ डायगोनल 6 मीटर एंड 8 मीटर। फर्स्ट मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूं। ये है रोम्बस A B C D। ये रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा विड्थ को, ये भी रिप्रेजेंट करेगा विड्थ को, ठीक है। अब डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है डायगोनल DB और ये है डायगोनल AC। इसको मैं D1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं D2 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमको गिवन है लेंथ ऑफ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल का लेंथ गिवन है। यहाँ पे D1 हमको गिवन है, D1 हमको गिवन है 6 मीटर एंड D2 गिवन है 8 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सिंपल है, हमको पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है? D1 इंटू D2 अपॉन 2। तो एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू D1 इंटू D2 अपॉन 2। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? एरिया A इक्वल्स टू D1 की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर, D2 की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर अपॉन 2। यहाँ से जो कैंसिल और उसको कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया A इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 4 24 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये है रोम्बस का एरिया। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीड कर रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज 80 मीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ 20 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। देखो मैंने पहले से एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ये है लेंथ, ये है विड्थ। बाय डिफॉल्ट हमको पता होता है कि इनके लेंथ और विड्थ सभी क्या होते हैं, इक्वल। रोम्बस की सारे साइड इक्वल होते हैं, ये पता है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 80 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 मीटर, इसके एक डायगोनल सपोज D1 एज्यूम कर लेते हैं। D1 का यहाँ पर गिवन है 20 मीटर, चाहे D1 या D2 किसी को भी ले लो। फिर पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, मतलब एक और दूसरे डायगोनल का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमको D1 का गिवन है तो D2 का कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये एरिया गिवन है, एक डायगोनल का लेंथ पता है, दूसरे का फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, D1 इंटू D2 अपॉन 2। जो जो वैल्यू पता है पुट कर लेते हैं। एरिया पता है 80 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू D1 पता है 20 मीटर और D2 हमको कैलकुलेट करना है अपॉन 2। D2 को वैल्यू निकालना है ना, सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये 80 मीटर स्क्वायर 2 को इधर ले आते हैं अपॉन 20 नीचे आ जाएगा, 20 मीटर इक्वल्स टू D2। आप चाहो तो यहाँ पर यूनिट को इग्नोर करके भी रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये मीटर और मीटर कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। तो फिर बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे जो चीज़ें बची उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिर्फ 8 बचा यहाँ पे, ठीक है। 8 और ये मीटर इक्वल्स टू D2, क्लियर है। बाकी सब कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पे D2 को वैल्यू क्या मिला हमको, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ये हमको मिला है 8 मीटर। तो इस तरह से हमको अगर एरिया पता है और एक डायगोनल का लेंथ पता है, दूसरे का पूछा गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।